नाज़रीन, गजा से दुनिया में एक आलमी जंग छिड़ने जा रही है और अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस वक्त यूरोप में पहुंचा दिए हैं और चाइना इस वक्त ताइवान पर हमला करने जा रहा है और अमेरिकी फौजी इस वक्त चाइना के बॉर्डर पर, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिए गए हैं और चाइना इस वक्त अपनी नेवल बेसिस बिल्कुल जो अमेरिका है उसके सामने बनाने जा रहा है। दुनिया में इस वक्त हालात क्या हैं, हम एक तीसरी आलमी जंग की तरफ किस तरह जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरी रिसर्च के साथ। इन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, दुनिया एक आलमी जंग की तरफ जा रही है और यूक्रेन जंग ने इसका खदशा पैदा कर दिया था कि एट द एंड हम एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएंगे और गजा जंग ने उसको मजीद उस खतरे को बढ़ा दिया है, दबे हुए मामलात को मजीद हवा दी है और सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया है। और नाज़रीन, जो आलमी कानून की जिस तरह से धज्जियां बिखेरी गई, जिस तरह से यूनाइटेड नेशन बेतौकीर हो गया और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही, इस चीज ने भी दुनिया में इनसिक्योरिटी को बढ़ाया है। और अब बाकी दुनिया भी देख रही है कि अगर इसराइल पर कोई कानून लागू नहीं हो रहा तो फिर वो भी किसी दुनिया के कानून को नहीं मानेंगे और जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको वो किसी बगैर ज़ाब्ते और कानून के उनको हासिल करने के लिए जाएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, एक ऐसी जंग छिड़ने जा रही है जो हमारी सारी तरक्की को रिवर्स कर देगी। जो हम हज़ारों साल की दुनिया में जब से हमारी तारीख शुरू हुई है, हम इस कुर्रे अर्ज़ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त तरक्की याफ्ता है। अगर आज से 200-300 साल पीछे का बंदा भी यहां पर, हजारों साल छोड़ दें, 300 साल पीछे का बंदा भी यहां पर आ जाए तो वो हैरान हो जाए कि ये एक मोजज़ाती दुनिया हमने बना ली है। लेकिन इतनी बड़ी ये जंग छिड़ने जा रही है, स्पेस वॉर यहां पर होने जा रही है। आपने फिल्मों में तो देखा होगा कि एक स्टार वॉर्स होती हैं, स्पेस वॉर्स होती हैं, लेकिन हकीकत में ये जंग ना सिर्फ ज़मीन में लड़ी जाएगी बल्कि खला में भी ये जंग लड़ी जाएगी। मैं आप सोचेंगे मैं मजाक कर रहा हूं या एग्जैजरेट कर रहा हूं, तमाम हकायक मैं आपके सामने रखूंगा कि रशिया और उसके बाद अब अमेरिका ने वो टेक्नोलॉजी किस तरह से हासिल कर लिया कि एक जंग जमीन पर हो रही होगी और एक जंग जो है वो खला में हो रही होगी। और इस जंग के हवाले से हम पिछले कुछ दिनों से डाटा इकट्ठा कर रहे थे कि कहां पर किस तरह से तैयारी हो रही है, तमाम चीजें एक तीसरी आलमी जंग की तरफ किस तरह से जा रही है। तो इस बड़ी खास वीडियो में मैं तमाम डायमेंशंस के साथ आपको बताऊंगा कि भाई इस रीजन में ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, इस रीजन में ये जंग छिड़ी हुई है और कहां से कैसे मामलात हो रहे हैं। तो और उससे आपको गजा के हवाले से जो ग्रेट गेम जारी है, जो मिडिल ईस्ट में ग्रेट गेम जारी है, वो इस तीसरी आलमी जंग के साथ किस तरह से कनेक्ट कर रही है। ये वाली गजा वाली जंग भी, मिडिल ईस्ट वाली जंग भी इस वीडियो के बाद आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम नाज़रीन स्टार्ट करते हैं रशिया, यूरोप और यूक्रेन जंग से। आपको पता है नाज़रीन कि एक लंबे टाइम से यूक्रेन की जंग वहां पर चल रही है, लेकिन अब यूक्रेन जंग के हवाले से बताया जा रहा है कि ये एक फैसला कुन मोड़ पर आ गई है। और फैसला कुन मोड़ नाज़रीन ये है कि यूक्रेन जंग हारने जा रहा है। ऑलमोस्ट वो ये जंग हार चुका है, लेकिन लड़ाई तो जारी है। तो मुकम्मल तौर पर वो ये जंग हारने जा रहा है और रशिया वहां पर कब्जा करने के करीब है। तो इस सूरत हाल में नेटो ने यह अनाउंस कर दिया है कि यूक्रेन की शिकस्त की सूरत में नेटो फोर्सेस डायरेक्टली रशिया के साथ जाकर लड़ेंगे। यानी अमेरिका, बरतानिया और सारे जो उनके नेटो जो उनकी फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली रशिया पर हमला करेंगी। नेटो की फोर्सेस रशिया के अंदर दाखिल हो जाएंगी उनकी टेरिटरी में और रशियन फोर्सेस के साथ डायरेक्ट जो है वो उनको कन्फ्रंट करेंगी। इसके अलावा नाज़रीन, नेटो ने कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी जो ड्रिलिंग है, सबसे बड़ी जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो शुरू कर दी हैं, जिसमें तमाम उसके नेटो इत्तेहादियों की एयरफोर्स, उनकी नेवी, उनकी बाकी फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। 90,000 से ज़्यादा जो स्पेशल सोल्जर्स हैं वो इन ड्रिल्स में हिस्सा ले रहे हैं। और कोल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ी जो ये बताई जा रही है जो जंगी मशकें हो रही हैं नेटो की। फिर नाज़रीन, अगली जो बड़ी खबर है वो है कि यूएस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स भेज दिए हैं
यूके में। जी हां, ये कितनी बड़ी खबर है कि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स रवाना कर दिए हैं यूके में। और मतलब यूके क्यों रवाना किए, मतलब ये जंग जब छिड़ने जा रही है तो वहां से वो बैठकर रशिया को निशाना बनाना चाहते हैं। अब रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का बड़ा सख्त इस पर बयान सामने आया है। वी स्ट्रांगली वॉर्न अगेंस्ट द डिप्लॉयमेंट ऑफ अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स इन ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के अपने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन जाहिर बात है इनके यूएस के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सुपीरियर है ब्रिटेन से। तो ये जो मसला नाज़रीन होता है ना, ये रेंज का मसला होता है। यानी अब वो न्यूक्लियर वेपन्स तो ऑलरेडी भी ब्रिटेन में है, तो भाई ये वहां पर गए तो उन्होंने कंडेम क्यों किया है कि मतलब रशिया अब अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स की रेंज में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसी बात पर तो जंगें होती हैं। मतलब ये जो यूक्रेन की जंग चल रही है वो इसी बात पर थी ना कि अमेरिका उनके दरवाजे पर आ रहा था, नेटो उनके दरवाजे पर आ रहा था। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। तो आप ये एक्सपर्ट की एक और देखिए, नेटो इज प्रिपेयरिंग फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया ड्यूरिंग इट्स ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। द ब्रिटिश नेवी इज प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2016 टू लॉन्च अ ट्राइडेंट 2D5 ballistic missile from Vanguard nuclear submarine in Atlantic Ocean, according to the British newspaper. This time they decided to combine it with the largest NATO maneuver since the कोल्ड वॉर। अब देखें ना कि यार एक आम सी जंग शुरू करना, उसके पीछे पूरा होता है। तो आलमी जंग शुरू करना ये कोई मामूली बात तो नहीं है। पिछली आलमी जंगों में करोड़ों लोग लुकमा अजल बने। तो आलमी जंग छेड़ने के लिए आपको उस आलमी जंग की तैयारी भी तो करनी है ना भाई, मोर्चे भी तो संभालने हैं। अपना जो है वो हथियार क्या आपके पास है आलमी जंग के कोई महीने की तो नहीं होती, वो 10 साल चले, 5 साल चले, आपको क्या पता। तो क्या आपकी पीछे उतनी तैयारी है कि आप टेक्नोलॉजी में उतने सुपीरियर हैं? तो ये वो पूरी तैयारी है जो इस वक्त की जा रही है। और फिर मैं इसको आगे चलकर कनेक्ट भी करूंगा आखिर में गजा के साथ के मिडिल ईस्ट की वॉर का, इसके साथ क्या चीजें हैं। लेकिन पहले अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी रिसर्च के साथ ये खबरें हमने निकाली हैं जो सारी जंग के हवाले से, वो पहले आप देखते जाइए। फिर नाज़रीन अगली जो बड़ी खबर है कि पोलैंड जंग की उसने अनाउंस कर दिया है और वो तैयारी कर रहा है। उसने अपनी फौजों को मुतहर्रिक कर दिया है बॉर्डर की तरफ के यूक्रेन के हारने के बाद पोलैंड। और अब तो वो बता रहे हैं कि किसी भी वक्त पोलैंड हमला कर सकता है रशिया पर। अब जैसे यूक्रेन बैक्ड बाय था नेटो के, सेम इसी तरह पोलैंड इसको बैक कर रहा है नेटो। तो पोलैंड जो है इस वक्त इस हद तक तैयार खड़ा है कि किसी भी वक्त वो रशिया पर जाकर हमला कर सकता है। तो पहले पोलैंड जाएगा एंड देन फिर आप देखेंगे कि नेटो की फोर्सेस डायरेक्टली जाकर रशिया के साथ। फिर नाज़रीन पुतिन का जो अभी इंटरव्यू आया टकर कार्लसन के साथ, उसमें उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए, लेकिन उनमें से सबसे एक बड़ा इंकशाफ यह था कि यूक्रेन और रशिया की पीस टॉक्स बिल्कुल फाइनलाइज हो चुकी थी और हतमी मराहल में थी, यानी साइन वाले मराहल में थी। और इधर से यूके और अमेरिका ने जाकर ज़ेलेंस्की पर प्रेशर डाला कि जो है ना ये साइन नहीं करना, ये पीस टॉक्स को साइन नहीं करना। तो ज़ेलेंस्की बिल्कुल एट द फाइनल मोमेंट वो पीछे हट गया, ठीक है, इन पीस टॉक्स से। वगरना पुतिन कह रहा है कि वो कब से ये वाला जो यूक्रेन वाला मामला है वो मुज़ाकरात के जरिए, पीस टॉक्स के जरिए हल हो जाना था। तो इस तरह उन्होंने इस जंग को बढ़ाया क्योंकि उनको लगता है कि भाई रशिया से भिड़ने का यही बेहतरीन मौका है। एक जवाब हमारे पास है, एक जंग चली हुई है, तो हम इसमें जंग को बंद नहीं होने देंगे। तो इससे क्लियर उनकी इंटेंशन है। देखें, जब आप जंग को फैलाते हैं, लंबा चलाते हैं, तो एट द एंड उसने क्या होना है, जब रशिया जैसी ताकतें उसमें शामिल हैं, तो फिर अगर आप जंग को बढ़ा रहे हैं तो फिर एट द एंड एक इससे बड़ी जंग ही छिड़ेगी ना। अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो फिर क्या होगा। फिर ऋषि सुनक का नाज़रीन अभी बयान सामने आया है और अब देखेंगे 10, 12, 15 दिनों की खबरें हैं जो हमने सारी मुख्तलिफ इकट्ठी की हैं ताकि आपको पूरी पिक्चर समझा सकें कि हम ये दुनिया जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। ऋषि सुनक का 2 टोक बयान सामने, उन्होंने कहा ब्रिटेन इज रेडी टू फाइट विद रशिया। यार ये कोई छोटी बातें हैं। यूके का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है वी आर रेडी टू फाइट विद रशिया, और वहां पर
न्यूक्लियर बम वहां पर रखे जा रहे हैं। हालांकि रशिया ने तो कोई ऐसा नहीं कहा कि हम यूके के साथ जंग लड़ने जा रहे हैं। तो असल तो इन्होंने एक पूरा गेम डाली, इन्होंने एक जंग शुरू करवाई एंड देन अब उसमें इनकी कैलकुलेशन ये थी कि शायद यूक्रेन जीत जाएगा, जितना ये बैक इन्होंने किया, लेकिन वो हार गए बहरहाल। तो इसलिए अब वो ये डायरेक्ट लड़ने जा रहे हैं। फिर नाज़रीन अगली जो खबर है कि अभी तो पहले फेज में जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो यूके में रखे गए, लेकिन अगले फेज में ये पोलैंड में रखे जाएंगे। आप जरा गेम चेक करिए कि इस वक्त ग्रेट गेम चल क्या रही है। अब सोचिए जब ये न्यूक्लियर हथियार रशिया के दरवाजे पर रख दिए जाएंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी। और पोलैंड में अगले फेज में इनको रखने का प्लान हो रहा है। फिर नाज़रीन स्वीडन के हवाले से एक चीज को समझिए। स्वीडन यानी रशिया के साथ फिनलैंड है, फिनलैंड के साथ स्वीडन है। स्वीडन को नाज़रीन नेटो में शामिल कर लिया गया। अब बाकायदा तौर पर स्वीडन नेटो में शामिल हो चुका है। आपको पता है पिछले दिनों तुर्की के पार्लियामेंट में ये चलता भी रहा, तुर्की ने कहा कि हमने नहीं करना फलाना फलाना। तो अब ये इतनी बड़ी खबर है, ये पिछले दिनों नेटो में शामिल हुआ है। अब इसके पीछे सारी गेम क्या है देखें। जो यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया था, हालांकि रशिया बिल्कुल ये जंग नहीं चाहता था, उसके लिए ये अच्छी जंग नहीं थी, वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था और उसको बिल्कुल सूट नहीं करती थी ये जंग। लेकिन अच्छा, इससे पहले प्यूटन के कई बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें वो बार बार इनको कह रहा है, कई सालों से कह रहा है कि यूक्रेन को नेटो में ना लेकर आओ। ये असल में यूक्रेन को नेटो में लेकर आना चाहते थे, लेकिन प्यूटन ये कहता था कि इतना नेटो है, इतने ममालिक हैं, तो हमारे दरवाजे पर आने की आपको क्या जरूरत है। देखें नेटो का जो मुल्क शामिल होता है वहां पर बेसिस बनती है ना। तो रशिया का ये कंसर्न था कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। आप उधर मतलब फ्रांस है, जर्मनी है, आपका यूके, मतलब ये सारा, तो फिर इधर हमारी साइड पे मत आए, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मसला। इधर इतना नेटो को फैलाने की जरूरत क्या है, ये उन्होंने बड़ा कहा। लेकिन इनका मकसद था प्रवोक करना, जंग छेड़ना। तो रशिया ने ना चाहते हुए ये जंग यूक्रेन की छेड़ी, मतलब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वो जंग ना करते तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो इसी तरह अब देखें कि यूक्रेन नहीं हो सका तो उन्होंने स्वीडन को कर लिया है। अब स्वीडन पर ये जो है वो बेसिस कायम करने जा रहे हैं। स्वीडन नेटो का हिस्सा बन चुका है। तो नेटो का आर्टिकल है कि अगर किसी उसके एक मुल्क पर हमला होगा तो तमाम नेटो मेंबर्स पर हमला समझा जाएगा और वो हमला करेंगे। तो मतलब यह है कि एक तो वो स्वीडन में बेसिस कायम करेंगे और वो बिल्कुल इधर से पोलैंड से वो कर रहे हैं और यूक्रेन से कर रहे हैं, उधर ऊपर से वो आगे जनाब बाल्टिक सी में और फिर स्वीडन में, मतलब वो तमाम इतराफ से घेर रहे हैं रशिया को। तो आप बात को आगे बढ़ा रहे हैं, आप बेसिकली पूरी एक तैयारी कर रहे हैं रशिया के साथ। फिर ज़हन में रखें ये चीज़ें कुछ दिनों की नहीं होती, ये सालों की चीज़ें होती है। यूक्रेन जंग के पीछे अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो ये कई सालों की जंग है, मतलब कई साल उसके बैकग्राउंड में है। रशिया बार बार कहता रहा कि इसको नेटो में ना ले जाओ। ये बहुत पुराना 10, 15, 20 साल से उनका ये था कि हमने यूक्रेन को लेकर आना है नेटो में, लेकिन ये इतने अरसे से उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा था जो कि एट द एंड फिर हल नहीं हुआ। तो अब तो बिल्कुल हम एज के ऊपर आकर खड़े हो गए। फिर आप देखिए कि यूरोप की जानिब से $50 बिलियन यूरोस की एड अभी पास की गई है यूक्रेन को। फिर अभी $95 बिलियन की एड का जो बिल है वो सेनेट ने मंजूर किया है यूएस की जानिब से, और उसमें यूक्रेन है, ताइवान है और इसराइल है, और ये अभी दूसरे हाउस से पास होना है। लेकिन यह है कि उधर वो इतने यूरोस दे रहे हैं, इधर ये इतने बिलियन डॉलर्स दे रहे हैं। तो भाई मतलब ना मुज़ाकरात करने दे रहे हैं, एड पे एड दिए जा रहे हैं, हथियार पे हथियार दिए जा रहे हैं। तो मकसद क्या है, करना क्या है? अगर जंग नहीं रुक रही और आप हथियार पे हथियार दे रहे हैं तो क्या रशिया सरेंडर कर देगा यूक्रेन के सामने? भाई मतलब इससे बात तो फिर आगे बढ़ेगी ना। अगर आप रशिया को ये जंग खत्म नहीं करने देना चाहते, जो कि वो करना चाहता है फिलहाल, और आप उसको नहीं खत्म करने देना चाहते, तो फिर ये मामलात आगे बढ़ेंगे, तीसरी आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं। और फिर इस पर नाज़रीन चाइना का ये बयान सामने आया है कि नेटो के हमले की सूरत में हम पूरी तरह से रशिया के साथ खड़े होंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उनका सामने आया। फिर प्यूटन ने ये कहा है कि हमारे जो वेपन्स हैं वो सुपीरियर हैं नेटो से। ये बहुत बड़ी बात है। देखें जंगें किस बुनियाद पर जीती जाती हैं? आपके हथियारों की सुपीरियरिटी पर जीती जाती है। जब एक तरफ तलवारें थी और अंग्रेजों ने बंदूकें बना ली तो उन्होंने, आपने देखा कितनी बड़ी एम्पायर कायम कर दी। ये सिर्फ हथियारों की जंग है। तो प्यूटन ये कह रहा है कि नेटो से हमारे हथियार
सुपीरियर हैं और हम इनको टक्कर देंगे और इनको हराएंगे। अच्छा, फिर नाज़रीन स्पेस वॉर के हवाले से, अच्छा ये वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि तमाम आपके साथ ये, इसके बाद आपको पूरी जो दुनिया है उसकी समझ आ जाएगी कि मामलात चल के रहे हैं, गज़ा की समझ आ जाएगी, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मेरे ख्याल से तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। अच्छा, अगली नाज़रीन जो खला की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेस वॉर की बात कर रहा हूँ, अगली नाज़रीन जो जंग है वो खला में लड़ी जानी है। और नाज़रीन सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जब यूक्रेन पर हमला किया था रशिया ने, तो उस वक़्त भी नेटो रशिया पर हमला करने जा रही थी, लेकिन रशिया ने ये इनको धमकी लगाई थी कि हम स्पेस में आपके तमाम जो सैटेलाइट्स हैं उनको उड़ा देंगे। रशिया ने बहुत खुफिया तरीके से ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी स्पेस के अंदर इनके जो सैटेलाइट्स हैं उनको उड़ाने की। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर दुनिया में ये सारे सैटेलाइट्स उड़ा दिए, अच्छा इन्होंने एक सैटेलाइट उड़ाकर भी दिखाया था, फिर अमेरिका और नेटो को यकीन है कि अच्छा इनके पास ये टेक्नोलॉजी, और ये पहली बार रशिया ने हासिल किया है, अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी ना किसी और मुल्क के पास। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर दुनिया भर ये सारी जो कम्युनिकेशन है, जो सारा दुनिया का निज़ाम चल रहा है वो सैटेलाइट्स पर चल रहा है, तो अगर सैटेलाइट्स सारे तबाह हो जाएं तो ये दुनिया हज़ारों सालों पीछे जो कम्युनिकेशन होती थी खत के जरिए, कबूतरों के जरिए, तो हम उस दुनिया में चले जाएंगे अगर ये सैटेलाइट्स उड़ा दिए जाते हैं। ये इतनी बड़ी मतलब जंग थी, तो मतलब वो अफोर्डेबल ही नहीं था क्या, मतलब आज क्या अमेरिका ये दुनिया ये अफोर्ड कर सकता है ये वाली तबाही, तो इसलिए उसने हमला नहीं किया। अच्छा, फिर उसके बाद अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए काम शुरू कर दिया, और इस वक्त अमेरिका ने भी ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है और वो भी जो स्पेस वॉर है वो लड़ सकते हैं, यानी जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने भी एंटी सैटेलाइट जो वेपन्स हैं वो इस वक्त तैयार कर लिए हैं। मैं सिर्फ दो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। द नेक्स्ट बिग वॉर मे बी फॉट इन स्पेस एज द पेंटागन इज gearing up for a future callistical conflict. So our chief adversaries China and Russia. Here is why Star War is no longer a merely topic of science fiction, कि ये जो तसव्वुराती फिल्में बनती हैं अब ये स्टार वॉर सिर्फ एक फिक्शन नहीं है बल्कि ये हकीकत है। द बेस्ट वे टू अवॉइड स्पेस वॉरफेयर इज टू बी रेडी फॉर इट, कि बेहतरीन तरीका इस वॉर से अवॉइड करने का यह है कि इसके लिए तैयार हो जाओ। तो ये वो कह रहा है। फिर वो कह रहे हैं आवर मिलिट्री एविडेंटली इज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर ऑन द नेक्स्ट फ्रंटियर according to the brigadier general Jesse at the US space command told to journalists last May that the United States of America is ready to fight tonight in the space if we have to do। उसने कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसने कहा कि हम इतना तैयार हैं स्पेस वॉर के लिए, अब हमने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है और इतनी हमारी तैयारी है स्पेस वॉर के लिए कि अगर हमें हुक्म आता है कि आज रात से ही जंग शुरू करनी है तो हम कर सकते हैं, हम इस हद तक तैयार हो चुके हैं। तो ये अब स्पेस वॉर वाली कहानी होगी। तो इस तरह अगर हम सिर्फ रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को देखिए तो एक बड़ी जंग जारी है जिसमें से एक आलमी जंग छिड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जारी हैं, न्यूक्लियर वेपन्स मुतहरिक किए जा चुके हैं तारीख में, मतलब वो पहली बार बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। हिरोशिमा से भी ज़्यादा खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पर हो रहे हैं। फिर जो स्पेस वॉर के हवाले से आपने देखा तो पूरा जिसको कहते हैं ना कि इन रियलिटी हम एज के ऊपर खड़े हैं। देखें अब यहां से क्या आप यूक्रेन जंग क्या अमेरिका सरेंडर करने वाला है या यूक्रेन जंग में रशिया सरेंडर करने वाला है? तो ना रशिया सरेंडर कर रहा है ना नेटो सरेंडर कर रहा है, तो ना मुज़ाकरात आप करने दे रहे हैं और साथ एड और हथियार दे रहे हैं, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? तो रशिया जब हराएगा यूक्रेन को तो इधर तो वो कह रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं कि भाई हम सरेंडर नहीं करेंगे बल्कि हम डायरेक्टली जाकर रशिया के साथ लड़ेंगे। तो जब वो लड़ेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? तो बिल्कुल मैं आपको सही और तमाम सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब आपको नाज़रीन हम दूसरे रीजन में यानी चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ताइवान का जो मामला है उस हवाले से लिए चलते हैं। मैं चूंकि आलमी जंग है तो पूरे आलम से मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे चिंगारियां मौजूद हैं जो बड़े लाभों में फट जाएंगी और देन फिर ये सारी जंगें कनेक्टेड हो जाएंगी। जैसे चाइना कह रहा है कि हम रशिया को सपोर्ट करें, ये तमाम चीज़ें कनेक्टेड हो जाएंगी और हम एक खौफनाक तरीन आलमी जंग में जा रहे हैं। हमारी तमाम ये तरक्की जो है मतलब मेडिकल में, AI में, हमने इतनी मतलब कह रहे हैं जैसे इकबाल का शेर था कि टूटा हुआ तारा जो है मैं कामिल ना बन जाए, मतलब
اس حد تک ہم نے ترقی کر لی، ہم دوسرے سیاروں پر جا رہے ہیں، لیکن یہ ساری ترقی ریورس ہو جائے گی، ہم اس طرح معاملات جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ تائیوان کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت امریکہ اور نیٹو تیاری کر رہا ہے کہ وہ روس کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ بھی لڑے، اور چائنا اس کا آفیشل اینیمی ہے، وہ پوری طرح سے اس کی پالیسی۔ اچھا، ان کی جنگ کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اور وہ ہوگا تائیوان سے۔ اس وقت ناظرین بہت زیادہ کشیدگی ہے، اور چائنا تائیوان پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اور اس وقت امریکہ تائیوان کو بچا کر پرووک کر رہا ہے چائنا کو، بہت ساری ایسی چیزیں کر رہا ہے، میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پہلی خبر آپ دیکھیے کہ چائنا نے انفارم کر دیا امریکہ کو کہ تائیوان ان کا انٹرنل میٹر ہے، مطلب تائیوان جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے، جیسے ایک مطلب اندر کا جو معاملہ ہوتا ہے ڈومیسٹک، وہ کہہ رہے ہیں کہ تائیوان کوئی الگ سے کنٹری نہیں، یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے، ہم اس کو سلجھا لیں۔ اور ابھی ناظرین تائیوان کے اندر ایک چائنا مخالف حکومت آئی، ابھی جو انتخابات تائیوان میں ہوئے وہاں پر چائنا مخالف جو ہے وہ حکومت آ گئی ہے، اور اس کو مزید پرووک کر رہا ہے امریکہ۔ اب ناظرین سب سے بڑی خبر آپ دیکھیے کہ امریکہ نے اپنی فورسز، اسپیشل فورسز کو ڈپلائے کر دیا ہے، اور جہاں پر ڈپلائے کیا ہے یہ آپ سوچ کر حیران ہو جائیں گے کہ معاملات کس حد تک پہنچے ہیں، بالکل چائنا کے بارڈر پر۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جنگ کس وجہ سے ہوتی ہے، کہ جب مطلب دو دشمن ہیں آپس میں، تو ایک کے اگر ہتھیار ہیں دوسرا ملک اس کے رینج میں آ گیا، یعنی مثال یہاں پر انہوں نے ڈپلائے کر دیے ہیں کہ یہ جناب اس کی رینج میں آ گیا، تو یہ ملک کہے گا کہ یہ آپ خطرہ ہے کہ ہم ہر وقت آپ کی رینج میں ہیں، تو اس کو تھریٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑے ملک جو ہوتے ہیں وہ مطلب کوئی بھی ملک ہے جن کا آپس میں خطرہ ہے، وہ کسی بھی ایسے ہتھیار کو اس رینج میں نہیں ڈپلائے ہونے دیتے کہ وہ ہم پر۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ 60s میں کیوبا کا کرائسس جہاں سے نیوکلیر وار چھڑنے والی تھی، بڑی دلچسپ ہسٹری ہے کہ رشیا نے اپنے جو ہتھیار ہیں وہ کیوبا میں بالکل امریکہ کے دروازے پر ڈپلائے کر دیے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہاں سے بالکل ایک نیوکلیر، اس وقت کولڈ وار بھی چل رہی تھی، نیوکلیر وار چھڑنے جا رہی تھی، اور بڑی مشکلوں کے ساتھ اس کو روکا گیا۔ کیوں بھئی؟ ان کی رینج میں آگئے، یہ مطلب بڑی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو امریکہ نے ناظرین کیا کیا ہے کہ کن مین، یا میپ پر ذرا دیکھیے، یہ سمجھ لے کہ مطلب چائنا کے بالکل بارڈر کے یہ کن مین چھوٹا سا ناظرین جزیرہ ہے، اور چائنا سے پتہ ہے آپ کو اس کا سفر، آپ میپ پر دیکھ لی کتنا سفر، 20 مائلز، اونلی 20 مائلز۔ 20 مائلز کتنے ہوتے ہیں؟ تو مطلب بالکل ان کے بارڈر کے اوپر جا کر انہوں نے اپنی فورسز ڈپلائے کر دی ہیں، اور وہاں پر نہ صرف فورسز ڈپلائے کی ہیں بلکہ جو لوکل وہاں پر سولجرز ہیں ان کو ٹریننگ دینا شروع کر دیا ہے، تائیوان کے سولجرز کو ٹریننگ دینا شروع کر دی ہے، ان کو ہتھیار دینا شروع کر دیے۔ تو یہ پاسبل ہی کیسے ہے؟ اس پر کمپرومائز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ان کے بارڈر کے اوپر جا کر آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی کمپرومائز کیا جا سکے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے جو ساؤتھ چائنا سی ہے، یعنی چائنا کے ساتھ جو سمندر لگتا ہے، یہ ساؤتھ چائنا، اس میں آلریڈی امریکہ کی پریزنس ہے اس کی نیوی کی، اور جیسے جاپان ہے، جاپان میں ان کی پریزنس ہے مطلب پورا ان کا، لیکن اب تو وہ بالکل بارڈر کے اوپر آ گئے ہیں، تو یہ تو معاملات قابل قبول نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں یو ایس از پریپیئرنگ فار وار ود چائنا اوور تائیوان، یہ دنیا کا میڈیا لکھ رہا ہے، ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پھر اس پر چائنا کا سخت ترین رسپانس ہم نے، میں وہ بتایا نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس بات پر کمپرومائز کیا جا سکے۔ چائنا کہہ رہا ہے نیٹو از اے واکنگ وار مشین، کہ یہ جہاں ایک وار مشین ہے، تباہی لے کر آتی ہے۔ یہ آپ ان کی صرف 2 سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے۔ We cautioned NATO against deliberate provocation، کہ مطلب وہی پرووکیٹ کر رہے ہیں نا، آپ ان کے دروازے پر آ کر ان کا مطلب جو سب سے حساس ایشو ہے تائیوان، اس کو ہتھیار دے رہے ہو، مطلب یہ جیسے آپ نے رشیا کو پرووک کیا یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنانے کی بات کر کے، اور آپ کرنے جا رہے تھے، ان کے لیے کوئی چانس ہی نہیں تھا، یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس پر وہ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے۔ urging the bloc to treat China and its military development objectively and rationally and do something beneficial to the world peace، کہ کچھ دنیا کے امن کے لیے کوئی کردار ادا کرو۔ نیٹو is a walking war machine that has been spreading chaos across Asia since its formation، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے نیٹو بنا ہے اس نے پورے ایشیا میں، پورا جو ایشیا ہے اس میں کیوس ہی پھیلایا ہے، جنگیں ہی پھیلائی ہیں، امن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ایک واکنگ وار مشین ہے، یعنی چلتی پھرتی ایک جو ہے نا جنگیں پھیلاتی ہوئی ایک مشین ہے، اور ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر اب یہ رشیا کے ان کا بیان دیکھیے، نیٹو ہیز پلانڈ ٹو
ड्रैग टोक्यो एंड सियोल इनटू नेटो बाय 2030। यार आप अंदाजा लगाइए, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वो चीजें हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता। यूक्रेन की जंग आपको समझ आ गई कि सिर्फ इस बुनियाद पर हुई कि यूक्रेन को वो नेटो में शामिल करना चाह रहे थे, और रशिया कई सालों से उनको कह रहा था कि ये काम नहीं हो सकता, आप हमारे दरवाजे पर क्यों आना चाह रहे हैं। अभी जो इंटरव्यू हुआ टकर कार्लसन के साथ, उसने कहा कि भाई दुनिया में इतने इशूज हैं, अमेरिका में इतने इशूज हैं, टैक्सेस का इशू चल रहा है, इमिग्रेशन का इशू है, वहां पर कितने मसाइल खराब हैं, तो आपको वहां हजारों किलोमीटर से दूर आकर यूक्रेन में ही क्यों लड़ना है, कुछ सेंस बनती है। तो ये उसी तरह वो टोक्यो यानी जापान को और सियोल यानी ये जनूबी कोरिया का दारुल हुकूमत है, वो कह रहे हैं जनूबी कोरिया और जापान को भी नेटो में शामिल करना चाह रहे हैं। मतलब रशिया और फिर चाइना के दरवाजे पर वो बैठे हुए हैं। तो ये चीजें जो हैं आप डायरेक्टली उनको प्रवोक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये ऐसी चीजें हैं जैसे यूक्रेन की मिसाल हमारे सामने है कि वो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस पर खामोश हो जाएं। तो इस पर नाज़रीन जो बड़ा सख्त तरीन इस वक्त चीजें सामने आई हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा खतरा ये बताया जा रहा है कि चाइना और ताइवान का पैदा हो गया। किसके बाद? ये अमेरिकी हरकतों की वजह से। अब ये देखिए, चाइना इंक्रीजिंग इट्स डिप्लॉयमेंट टुवर्ड्स ताइवान, सेंडिंग वॉर प्लेन्स और स्पाई बलून्स। इस वक्त उनकी परवाजें हो रही हैं, वो डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं ताइवान की तरफ, वहां पर जंगी त्यारे उसकी तरफ भेज रहे हैं। चाइना सेंड सेवरल वॉर प्लेन्स नेवी शिप्स टुवर्ड्स ताइवान आफ्टर यूएस चाइना टॉक्स। चाइना स्टेप्स अप मिलिट्री प्रेशर ऑन ताइवान आफ्टर यूएस विजिट। तो ये सर मैंने दो बयानात आपके सामने रखे हैं कि चाइना इस पर पूरी तरह से वो जिसको कहते हैं आग बगोला हुआ है। वो कह रहा है खड्डे में जाए हमारी पॉलिसी जो हमने इससे पहले रखी है। ताइवान तो हमारा वो ऐसी जो मशूक होती है जिस पर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, तो ताइवान जो मशूक है चाइना की जिस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और यूएस मुसलसल उनको जो है वो प्रवोक कर रहा है वहां पर अपनी फोर्स। भाई ताइवान को उन्होंने वेपन्स देना शुरू कर दिए। अब ये $95 बिलियन इसमें ताइवान के लिए भी एड है, तो उनको हथियार दे रहे हो। यार ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस पर करें। भाई क्या वो देखते रहेंगे कि ताइवान उनके सामने पावरफुल होता जाए और उसके बाद वो हमला करेंगे? ऐसा नहीं होता भाई। तो अच्छा, नेटो का सिर्फ मकसद यह है कि वो चाइना को ड्रैग करे जंग में। ये चाइना ही है क्यों ये इकोनॉमिकली तरक्की करता जा रहा है, इनको भी जरा जंग में लेकर आओ, क्योंकि जंगें जो हैं वो अमेरिका के लिए मुनाफा बख्श कारोबार है, उन्होंने बड़ी तरक्की की है जंगों से। अच्छा, इसके नतीजे में चाइना ने एक और नाज़रीन कदम क्या उठाया है कि चाइना पहुंच गया अटलांटिक ओशन में, यानी अफ्रीका के साथ, अफ्रीका और अमेरिका के दरमियान, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसके दरमियान में जो समुद्र है उसको अटलांटिक ओशन कहते हैं। तो यहां पर अब जो चाइना है वो अपनी प्रेजेंस करने जा रहा है। जैसे अमेरिका की प्रेजेंस साउथ चाइना सी में और उनके दरवाजे पर आ गई है, तो अच्छा चाइना का अब आपका बंदोबस्त कर लेते हैं। चाइना क्या करने जा रहा है कि इसी तरह से वो अपनी प्रेजेंस करने जा रहा है ये अटलांटिक ओशन में। किसके जरिए? ये आपको एक कंट्री नजर आ रहा है, गबोन। तो गबोन में वो बहुत बड़ी नेवल बेसेस अपनी वहां पर बनाने जा रहे हैं। देखिए आगे तो सारा अमेरिका में तो वो नहीं, मतलब साउथ अमेरिका में उसको कहां जगह मिलती। तो आखिरी जो टुकड़ा है जमीन का उधर अमेरिका से के दरमियान, वो यही कंट्रीज बचते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका में वो गबोन के ऊपर जो है वो अपनी बनाने जा रहा है। ये आप इस हवाले से देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन नेशन ऑफ गबोन मेड अ स्टार्टलिंग रेवल्यूशन टू अ टॉप व्हाइट हाउस आइड ड्यूरिंग अ मीटिंग एट हिज प्रेसिडेंशियल पैलेस। Bongo admitted he had secretly promised Chinese leader Xi Jinping that Beijing could station military forces on Gabon's Atlantic Ocean coast. और इस पर अब आप देखिए, The US considers the Atlantic its strategical front yard and sees a permanent Chinese military presence there, particularly a naval base where Beijing could rearm and repair warships as a serious threat to American security। तो अच्छा, अब यहां पर आपकी सिक्योरिटी को खतरा आ गया है, तो जब आप चाइना के दरवाजे पर आकर बैठ गए हैं तो चाइना को खतरा नहीं है। तो मतलब पूरे जो मामला, फिर यहीं पर जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का इशू आपको पता है, मतलब अभी नॉर्थ कोरिया ने बाकायदा 200 मिसाइल एक ही दफा दाग दिए, और वो कह चुका है नॉर्थ कोरिया के जो हुक्मरान है वो, तो उन्होंने कहा कि हम बम के न्यूक्लियर बम की धमकी वो लगा रहे हैं। तो उनका इतना हॉट इशू है, इतना वो हॉट कॉन्फ्लिक्ट है कि वहां पर कब जंग छिड़ जाए इस सारे ऑलरेडी मामलात में उसका पता नहीं। तो इस अब पूरी पिक्चर को समझिए और इसको अब कनेक्ट करिए गजा के साथ।
اور مڈل ایسٹ کے ساتھ. جب دنیا میں اتنی بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے تو وہیں پر اب یہ الگ سے جنگ چھڑ گئی ہے. اب یہاں پر امریکہ کی دو تھاٹس ہیں. امریکہ ایک تو یہ سمجھتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک بڑی جنگ چھیڑ کر چونکہ ہم آلریڈی چائنا رشیا کے ساتھ تو جا رہے ہیں, تو مڈل ایسٹ کو کنٹرول کیے بغیر آپ ایک عالمی جنگ میں نہیں جا سکتے, کیونکہ جو سارے ذرائع ہیں انرجی کے وہ مڈل ایسٹ میں. پھر جو راستہ ہے جیسے ابھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے یمنیوں نے, اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یمن کی جنگ ہر صورت میں ہوگی, کیونکہ بڑے مقصد میں انہوں نے چائنا اور رشیا کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کوئی مڈل ایسٹ میں ایسا اتحادی نہیں بچنے دے سکتے جو ان کا اتحادی اور اس کی اتنی زبردست اسٹریٹجیکل پوزیشن ہو. تو اس لیے وہ یمن پر اڈے قائم کریں گے تاکہ جب بڑی جنگ چھڑے گی تو تمام جو ریزرو ہیں, آئل ریزروز ہیں, اس پر ان کا اختیار ہو اور یہ راستہ ان کے لیے بند نہ ہو سکے. بھائی یمن کل کو بھی تو پھر بند کر سکتا ہے نا, وہ تو روس اور چائنا کا اتحادی ہے, ایران کا ہے. تو اس لیے وہ ہر صورت میں اس کے ساتھ, تو اس کو اگر ہم مڈل ایسٹ سے کنیکٹ کریں, ادھر رفح میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے, اگر یہاں سے ایک بڑی جنگ پھیلتی ہے تو آلریڈی اب دیکھیں چائنا بھی ایک اس میں اپرچونٹی دیکھ رہا ہے تائیوان پر حملہ کرنے کے لیے کہ بھائی امریکہ یہاں پر انگیج ہے اور اسرائیل کو بھی ہتھیار دے رہا ہے, باقی یوکرین وغیرہ, تو ہمارے لیے اچھا موقع ہے. اب دیکھیں نا کہ یمنیوں سے لڑنے کے لیے اسے ساؤتھ چائنا سی سے اپنی نیوی یہاں پر بلانا پڑی ہے. تو چائنا سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھا موقع ہے کہ یو ایس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہے اور وہ ادھر بھی تھوڑا سا انگیج ہے, تو جو ہے نا وہ ہم تائیوان پر حملہ کر دیں. تو یہاں پر امریکہ اس ساری پکچر کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ غزہ والی جنگ تھوڑی سی رک جائے, یہ اچھا ہے کہ ہمارے خلاف بیانیہ بھی جا رہا ہے, انرجیز بھی ہماری وہاں پر ویسٹ ہو رہی ہیں, ہمارا اصل مقصد تو چائنا اور رشیا سے لڑنا ہے. تو یہ ذرا جنگ بندی ہو جائے اور یمن سے ہم نمٹ لیتے ہیں, ایران سے نمٹ لیتے ہیں, دین پھر ان دونوں بڑے پلیئرز کے ساتھ بھی نمٹ لیتے ہیں. لیکن آگے پھر وہ نتنیاہو کی ضد آ گئے, نتنیاہو کی ضد کے آگے وہ لیٹے ہوئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ رفح پر حملے کے بعد ایک بڑی جنگ چھڑے گی, ادھر یہ بڑی جنگ ہے, ادھر وہ بڑی جنگیں ہیں, تو جب یہ مطلب ساری آپس میں کنیکٹ ہی ہونی ہے, مطلب ایران اور یمن کیا الگ ہیں رشیا اور چائنا سے, تو یہ ساری اس وقت دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں, کہیں جنگوں کا ماحول بن رہا ہے, کہیں ہم ایج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تمام کانٹیننٹس میں, پورے اس دنیا میں نے آپ کی پکچر آپ کے سامنے رکھ دی ہے, تو بالکل کلیئر ہے کہ عالمی جنگ کا خطرہ کبھی اتنا. دیکھیں ایلون مسک جیسا بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور یورپ سے سارے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو حالات بن رہے ہیں ہمیں ایٹ دی اینڈ وہیں پر جانا پڑے گا. جب ہم امداد بند نہیں کر رہے, جب ہم ہتھیار بند نہیں کر رہے, جب ہم مذاکرات نہیں ہونے دے رہے, تو پھر بات تو آگے سے پھر آگے چلتی جائے گی نا. تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق. امید ہے کہ اس گریٹ گیم کے بعد اب آپ کو رفح والی اور مطلب غزہ والی اور مڈل ایسٹ والی جو گیم ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. اسی لیے وہ ایران کو ہر صورت میں ختم کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر ایران تو ان کا اتحادی ہے, تو ایران ہمارے لیے پرشین گلف میں مسئلہ کرے گا, وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں ہمارے لیے مسئلہ کر سکتا ہے. تو اس لیے پہلے ان کو ذرا سبق سکھانا ہے, دین پھر ہم ان کے ساتھ بھی نمٹ لیں گے. تو یہ نظر اس وقت کی صورتحال ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اس سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.